implied authority of the partners. What are the various implied authority of the partners? If there is agreement or agreement is not there, in the both case, what authority is already given to the partners? तो वो कौन-कौन से authority थे basically? तो सबसे पहला कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है पार्टनर्स के बीच में, रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या क्या चीजें, कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं पार्टनर्स को? तो पहला राइट है कि टू बाय एंड सेल द गुड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, राइट? इम्प्लाइड ऑथोरिटी, तो पहला बाय एंड सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। अगर आपके पास एग्रीमेंट हो या ना हो एग्रीमेंट, वी कैन इजीली सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, यानी फर्म के बिहाफ में हम सर्विसेज वगैरह जो मतलब सेल कर सकते हैं, गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, गुड्स, राइट? The second point is like that we can borrow the money on the behalf of firm but only for the firm purpose, यानी फर्म के काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसे को बोरो भी कर सकते हैं बट नॉट फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है? द थर्ड वन इज दैट कि वी कैन टेक द मनी, वी कैन टेक द पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म बट दैट अमाउंट इज नॉट गोइंग टू यूज फॉर द पर्सनल थिंग, दैट अमाउंट इज गोइंग इन द फर्म्स अकाउंट, यानी फर्म का जो अकाउंट होगा उसमें वो पैसा जाएगा। पेमेंट ले सकते हैं बट वी कैन नॉट यूज इट फॉर द पर्सनल थिंग, या पर्सनल के लिए अपने काम के लिए यू कैन नॉट यूज इट, राइट? नेक्स्ट वन इज लाइक यू कैन ड्रॉ द चेक्स, आप चेक्स बना सकते हो, पेमेंट्स ले सकते हो, इंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो भी है वो आप फर्म के बेसिस पे कर सकते हो, राइट? बट पर्सनल यूज के लिए नहीं। फर्म के लिए, फर्म को चलाने के लिए व्हाट वी कैन डू, फॉर फर्म को चलाने के लिए हम लोग एम्प्लॉइज को भी रख सकते हैं फर्म में, मतलब एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना इज ओके, उसको भी हम रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, यानी दूसरे लोगों को हम बेसिकली अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं फर्म को चलाने के लिए, फर्म के मैनेजमेंट के लिए, फर्म के वर्क के लिए, ठीक है? सो दीज आर सम इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट देन दैट इज आल्सो ओके, इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट देन दैट इज आल्सो फाइन। बट दीज ऑथोरिटी जो है ये ऑलरेडी मिला हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म में, किसको? पार्टनर्स को। सम और कुछ ऐसी ऑथोरिटी है जो पार्टनर्स को नहीं मिला है। कौन सी वो ऑथोरिटी है? आप फर्म के लिए, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप फर्म के बिहाफ में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड यू कैन नॉट फाइल एनी केस ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, ठीक है? मतलब फर्म से रिलेटेड कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई registration means that if you are registered as a partnership firm, your partnership, एक बताया था ना मैंने कि एक पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर करा सकते हो, उसमें पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगा करके पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार में जाके आप रजिस्टर करा सकते हो फर्म, है ना? बट दैट इज टोटली ऑप्शनल है। हम ऐसा कोई पार्टनर नहीं कर सकता है, बाहर का कोई पर्सन नहीं, अगर कुछ हुआ तो बाहर का पर्सन कर सकता है। थर्ड पर्सन जो है वो आपके ऊपर कभी भी केस कर सकता है, लेकिन आपके पास राइट नहीं होगा अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो, क्योंकि थर्ड पर्सन को क्या मतलब आप रजिस्टर हो या नहीं हो, उनका लॉस तो लॉस है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर कि फर्म, अगर फर्म के ऊपर कोई केस लगाया हुआ था पहले से, तो आप उस केस को विड्रॉ भी नहीं कर सकते। वो भी पार्टनर के पास राइट नहीं कि फर्म का कोई केस विड्रॉ कर ले, फर्म के बिहाफ में कोई डिस्प्यूट के लिए वो केस करे अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो। साथ साथ में कोई भी बेसिकली अकाउंट फर्म को लेकर के, मतलब फर्म का नाम यूज करके अपना पर्सनल अकाउंट आप ओपन नहीं करा सकते। मतलब अपना पर्सनल अकाउंट है लेकिन उसमें नॉमिनी, मतलब फर्म को आप एज अ मतलब कोलेटरल या एविडेंस दिखा रहे हो कि फर्म से आई एम रिलेटेड, ठीक है? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी फिक्स्ड एसेट जो है वो आप परचेज नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ में, यानी फर्म के बिहाफ में यू नेवर एक्वायर और परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी फिक्स्ड एसेट। यानी अगर आप कल को कोई बिल्डिंग खरीदते हो तो आप अपने नाम पे खरीदिए, ठीक है? फर्म के नाम पे आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते। कल को मुझे लैंड लेना है, मैंने फर्म के बिहाफ में ले लिया, नो, नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कोई भी मतलब पार्टनरशिप में किसी और पार्टनरशिप, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि एक पार्टनरशिप है, अब इसमें आप दूसरे किसी फर्म में भी अगर आप एंटर हो रहे हो तो उसमें अपना एग्जिस्टिंग फर्म का नाम नहीं दे सकते। यानी यू कैन नॉट यूज द नेम ऑफ फर्म फॉर एंटरिंग इन एनी अदर पार्टनरशिप। किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में एंट्री होने के इससे पहले आप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग फर्म जिसमें भी आप काम करते हैं, जिस भी फर्म के आप पार्टनर।
नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। तो ये सारे आपके थे इम्प्लाइड ऑथोरिटी, ये सारे आपके इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं थे, और कुछ जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी थे विच इज रिलेटेड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का सिचुएशन क्या होता है? यहाँ पर दो तरीके का है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा? मान लीजिए कि 4 पार्टनर है, A, B, C एंड D। अब ये जो चारों पार्टनर्स है, इसमें से A जो है वो अब पार्टनरशिप मतलब वो नहीं चाहता है, तो मतलब वो बेसिकली विड्रॉ कर लेगा कैपिटल एंड ही वांट टू लिव दिस फर्म एंड दिस पार्टनरशिप। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ये 4 लोगों के बीच में था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ कितने लोग बचे? B, C एंड D। तो अब एक न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। मतलब एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट में पार्टनरशिप है वो खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ जो 4 लोगों के बीच में पार्टनरशिप है ये खत्म हो रहा है। तो दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट व्हेन देयर इज कम्स अ फर्म, जब फर्म की बात आती है तो इसका मतलब कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस रन कर रहा था वो बिजनेस ही बंद हो जाना, यानी फर्म बंद हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना। बट यहाँ पर जो है पार्टनर्स के बीच में जब कोई एक भी पर्सन छोड़ देता है, रिटायर हो जाता है, तो फिर उनके लिए जो बाकी बच्चों के लिए नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नया तरीके से शेयर करना, वर्क शेयर करना, प्रॉफिट शेयर करना, लॉस शेयर करना। और क्या पता कि ये किसी और को भी इन्वॉल्व करे, नए पार्टनर को, तो वो नए बेसिकली कंडीशंस के साथ एंटर होगा। तो एग्जिस्टिंग इस केस में बिजनेस आपका बंद हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ, हाँ, यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिनेरियो पार्टनरशिप के बीच में बदल रहा है, मतलब लोगों के बीच में, पीपल के बीच में। लेकिन फर्म वाले केस में क्या होगा कि आपका जो फर्म है वही डिसॉल्व कर जाएगा, यानी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब ऐसे केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो ना हो, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मतलब समझ आया कि पार्टनरशिप खत्म होगा तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस खत्म हो जाए, बट बिजनेस खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप जो फर्म होंगे आपके, वो बहुत सारे केसेस में वो डिसॉल्व करते हैं, वो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। In last class we already completed the what is the difference between partnership firm, dissolution of partnership firm and dissolution of partnership मैंने लिखवा दिया था। एक बार अगर आप लोग को लिखना है तो वीडियो एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। वेरियस कंडीशंस, कौन कौन से आपके मोड्स हो सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के, फर्म को खत्म करने के लिए। व्हाट आर द वेरियस वे फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्म, यहाँ फर्म की बात हो रही है, यहाँ पर पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही, यहाँ फर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो, अगर मैं पार्टनरशिप की नॉर्मली बताऊं तो कौन से केस में है, अगर मान लो कि ए रिटायर होना चाहता है तो रिटायरमेंट कैन बी द ऑप्शन, बट यहाँ पर याद रखिएगा कि चारों अगर रिटायर होगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एक या दो पार्टनर्स पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, बाकी पार्टनर्स के कंसेंट से सारी चीजें चल रही है, तो इस केस में आपका डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का। अब यहाँ फर्म कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकता है, मतलब फर्म को कैसे डिसॉल्व करेंगे? पार्टनर रिटायरमेंट लेंगे तो हम एक तो बिजनेस नहीं चला कर रहे हैं, तो क्या पता कि जो एक पर्सन है वो बिजनेस का आपको खत्म नहीं होगा, भले वो दूसरे को एंट्री दे दे, मतलब या सी मतलब कोई और आ जाए पर्सन इसके साथ, फर्म के साथ मिलकर। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ दिन ये सिंगल सोलली थोड़ा दिन चलाएगा सोल प्रोप्राइटर की तरफ, फिर इसके पास कोई पार्टनर आएगा तो फिर ये कन्वर्ट कर लेगा पार्टनरशिप को। बिजनेस खत्म नहीं होगा इस केस में ना। बिजनेस खत्म तब होगा जब चारों के चारों पार्टनर्स जो हैं बिल्कुल बिजनेस को छोड़ना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे, सारे के सारे वो हो गए, मतलब इंसॉल्वेंसी वाला सिचुएशन आ गया, मतलब बोलते हैं ना दिवालिया घोषित हो गए। चारों का जब हम बिजनेस छोड़ना चाहेंगे तो जितने भी चारों मिलकर के डिसॉल्व कर देंगे, क्रेडिटर्स उसको मैम जितना पैसा बचा वो देना होगा, सब कोई अपना पूरा पैसा क्रेडिटर को कंप्लीट करके जाएगा। अगर कोई भी लायबिलिटी इनकी बची रहेगी उस समय तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए, तब ये सारा का सारा जिम्मेदारी ये तीनों पूरा करके जाएंगे। अब आगे में अगर कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंडीशंस लगाता है, तो ये इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब इन लोगों ने तो रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस वेज या मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो पार्टनरशिप और वो समझ आ गया ना, फर्म पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होता है, फर्म कैसे डिसॉल्व होता है, क्लियर हो गया ना सबको?
पार्टनरशिप फॉर्म में और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन समझ आ गया ना, दोनों अलग अलग हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हम देखें तो अभी मैं आपको बुक से करवा रही हूँ, फिर मैं अपने इस तरफ से भी नोट्स लिखवा दूंगी। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आप एग्रीमेंट के थ्रू डिसॉल्व करोगे फर्म को। जैसे चारों का मन है बिजनेस बंद करने का, दे डोंट वांट टू डू द बिजनेस, तो इन दैट केस द पार्टनरशिप फर्म मे बी विथ कंसेंट। कंसेंट मतलब रजामंदी, एक दूसरे की रजामंदी के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ, मतलब सारे लोगों का ये डिसीजन होगा। पार्टनर्स जो होंगे एग्रीमेंट के हिसाब से उस पूरे बिजनेस को खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट दे विल, विद द म्यूचुअल कंसेंट दे विल डिसॉल्व द फर्म। हो सकता है कि फर्म जो है प्रॉफिटेबल ना हो, या एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, इफ एवरी पार्टनर्स कंसेंट इज देयर, कंसेंट यानी सारे पार्टनर्स की रजामंदी है, तो ऐसे केस में आप एग्रीमेंट के थ्रू यू कैन डिसॉल्व द फर्म। ये हो गया कंडीशन जहां पर पीपल यानी पार्टनरशिप खुद एग्री कर रहे हैं किसको डिसॉल्व करने के लिए, फर्म को। सो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल पर्सन है उसको क्या बोलेगा हम? सिंगल, अगर सिंगल पर्सन है और अगर उसके कोई और एंट्री कर जाता है आपके साथ पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म की तरह चलेगा, नहीं तो अकेले भी वो कुछ, हाँ सिंगल में तो वो सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करेगा जब तक आपका बिजनेस में कोई और पार्टनरशिप नहीं आ जाता, मतलब कोई पार्टनर नहीं आ जाता। तो नॉर्मली आप बिजनेस रन करोगे, अकेले रन करोगे। अब ज्यादातर अगर आप, ऐसा भी होता है कई बार कि आप 3 लोग जा रहे हैं तो कोई 2 लोग आ भी रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो न्यू एग्रीमेंट तो तब भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस देखो बुक में ज्यादा बेटर तरीके से इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, क्या था पार्टनरशिप एट विल? व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास। पार्टनरशिप एट विल क्या था? पार्टनरशिप एट विल क्या था? एनीवन who is going to tell me? Online class, There is no expiry date of the firm. what you are saying? Ma'am, there is no expiry date of the firm. in There is no partnership. expiry date Of the firm. exactly। और दो कंडीशंस थे ना इसमें, अनीशा बताओ। Yes, ma'am. First is there is no expiry date mentioned in the clause of this partnership firm, and the second one is the purpose of the determination of the business was not decided. वेरी गुड। देखिए इस जगह पार्टनरशिप एट विल में क्या सिचुएशन होता है, जब उसका एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन होता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में द एक्सपायरी डेट इज मेंशन दैट आफ्टर 2 years वी आर गोइंग टू डिसॉल्व द फर्म, and that partnership firm is basically existing because of some basically reason, प्रोजेक्ट के लिए या किसी चीज के लिए वो पार्टनरशिप फर्म उन्होंने शुरू किया, तो वो था पर्टिकुलर। पार्टनरशिप एट विल कब होगा? जब कोई भी एक्सपायरेशन डेट यानी कब आपका पार्टनरशिप फर्म खत्म होने वाला है कोई वो मेंशन ना हो, और आपने बिजनेस किस लिए शुरू किया, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ योर द बिजनेस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ योर बिजनेस, इफ दैट इज नॉट मेंशन, राइट। सो यहाँ पर अगर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल जहां पर कोई एक्सपायरेशन डेट मेंशन नहीं है, the firm may be dissolved if any partner given a notice in writing to the other partners indicating that his intention is to dissolve the firm। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है, एक्सपायरेशन डेट मेंशन है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी एक पार्टनर जो है वो नोटिस देगा रिटन फॉर्म में। नोटिस इज गिवन बाय अ सिंगल पार्टनर दैट हिज इंडिकेशन इज टुवर्ड द डिसॉल्विंग द फर्म, यानी वो फर्म को क्या करना चाह रहा है? डिसॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है। इस केस में द डिसोल्यूशन टेक प्लेस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस, यानी कि जो भी नोटिस डेट मेंशन होगा कि लाइक मान लीजिए कि 8 सितंबर अगर मेंशन है, तो ऐसे केस में यू विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, या इस तारीख को फर्म को क्या करेंगे हम? डिसॉल्व कर देंगे। पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो पर्पस अगर कंप्लीट हो वो भी आगे पढ़ेंगे, हाँ। वो अगर कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन है कि लाइक मान लीजिए कि 9 अगस्त अगर मेंशन है, तो ऑब्वियसली इस दिन को तो अपने आप ही आपका फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा।
लेकिन अगर आप चाहें तो यू कैन चेंज द डेट, आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप एट विल में सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, बस एक पर्सन भी अगर कह रहा है ना कि मुझे चाहिए कि फॉर्म डिसॉल्व हो जाए, बस उसको रिटन में देना क्या पड़ेगा, नोटिस लिख के देगा, डिसोल्यूशन चाहिए, ठीक है। और इस केस में जो भी बेसिकली डिसोल्यूशन कब होगा, जो उस डेट में जो डेट मेंशन होगा उसके नोटिस में। और अगर कोई नोटिस में डेट मेंशन नहीं होता है, देन द फर्म वुड बी डिसॉल्व विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है। यानी कि जब अगर मान लो कि ये डेट मेंशन है तो इस डेट को होगा, या तो फिर जिस दिन उन्होंने उसको दिया, मतलब अदर पार्टनर्स को नोटिस दिया, मान लीजिए कि आज कितना है 22nd 24th है ना, मान लीजिए 26 जुलाई अगर मेंशन है, तो ऐसे केस में जो पार्टनर्स ने रिसिप्ट किया है जिस दिन भी वो नोटिस, उस हिसाब से दे विल, मतलब नोटिस के हिसाब से दे आर गोइंग टू डिसॉल्व, मतलब एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर दे विल डिसॉल्व इट। मतलब कि दो चीज होगा, या तो नोटिस में डेट मेंशन होगा तो उस दिन डिसॉल्व करेंगे, या तो जिस दिन उनको मिला, जैसे मुझे 2 दिन बाद मिला, मान लो कि 26 को मुझे मिला, 26 जुलाई को मुझे मिला, तो मैं उस डेट को एज अ डिसोल्यूशन डेट मान करके उसको 1-2 दिन में ही डिसॉल्व कर। आई बात समझ में? यानी कि इफ नो डेट इज मेंशन, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, द फर्म वुड बी डिसॉल्व विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय द अदर पार्टनर्स। यानी कि जो डेट में रिसिप्ट होगा पार्टनर्स को नोटिस, उस हिसाब से वी आर टेकिंग इट एज अ डिसोल्यूशन टाइम, यानी उसी के कुछ दिन के अंदर अंदर वी विल डिसॉल्व द फर्म। बट अगर डेट मेंशन है 2 महीने बाद का, तो फिर हम 2 महीने बाद डिसॉल्व करेंगे। बट द नोटिस कैन बी बेसिकली गिवन बाय अ सिंगल पार्टनर एज वेल, यानी कि एक सिंगल पार्टनर भी नोटिस दे सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप एट विल, यानी पहले से कोई ऑलरेडी डेट मेंशन नहीं होना चाहिए अबाउट द डिसोल्यूशन। तो इसको कहेंगे हम डिसोल्यूशन बाय नोटिस, यानी नोटिस देकर डिसॉल्व करना। एक है एग्रीमेंट, जहां सारे पार्टनर्स मिल करके कंसेंट के साथ बेसिकली एग्रीमेंट बनाएंगे कि वी आर डिसॉल्विंग द फर्म, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन, बट बिफोर दैट राइट दिस 2 पॉइंट, व्हाट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसको लिख, जो ये डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट है उसमें लिखिए, मतलब वही व्हेन पार्टनर्स आर म्यूचुअली एग्रीड, ये सबसे इजीएस्ट वे है डिसोल्यूशन का। इन दिस केस पार्टनर्स आर म्यूचुअली एग्रीड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन दिस केस पार्टनर्स आर म्यूचुअली एग्रीड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। और आगे लिखिए, पार्टनर्स कैन गिव अ म्यूचुअल कंसेंट, या लिखना चाहते तो लिखो, नहीं तो ये लाइन का जरूरी नहीं है। पार्टनर्स कैन गिव अ म्यूचुअल कंसेंट और मे एंटर इनटू एग्रीमेंट, पार्टनर्स कैन गिव अ म्यूचुअल कंसेंट और मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिसोल्यूशन या फॉर द डिसॉल्व। Partners can give a mutual consent or may enter into an agreement for the dissolve. इसका मतलब यही हुआ कि एग्रीमेंट बनेगा, कब बनेगा, पार्टनरशिप शुरू होता है तो डीड बनाते हैं, लेकिन जब डिसॉल्व भी करेंगे, चूंकि कंसेंट सबका होना चाहिए डिसोल्यूशन के लिए, तो सबके पास क्या होना चाहिए, कोलेट्रल होना चाहिए कि ये सबके एग्रीमेंट से, ये सबके एग्री होने की वजह से ही क्या बना है ये। तो एग्रीमेंट विल बी देयर, एवरीवन विल साइन ऑन दैट वी आर म्यूचुअली डिसॉल्विंग दिस फर्म। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एंड यहाँ पर होशो हवास कहते हैं ना, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ यू आर टेकिंग द डिसीजन। आगे चीजें ऐसी आएंगी जहां पर कुछ ऐसे भी सिचुएशन होंगे जहां अपने आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो साथ मिलके कर रहे हैं। नेक्स्ट वन डिसोल्यूशन बाय नोटिस, इसमें लिखिए, डिसोल्यूशन बाय नोटिस में लिखिए। बेटा ये दोनों डिसोल्यूशन समझ आया ना, ये दोनों मोड समझ आया बेटा, आप लोग सबको समझ में आया दोनों मोड्स, एग्रीमेंट वाला, दूसरा समझ आया नोटिस वाला। इसमें लिखिए नोटिस में क्या होता है, नोटिस में लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस में लिखिए,
if a partnership business is at will, if the partnership business is at will, WILL, is at will, any partner can dissolve the partnership, by giving advance notice, Then partner can dissolve. Partner can dissolve the partnership by giving advance notice, अब आगे लिखिए, notice will contain a date from which dissolution will be effective. Contain a date from which dissolution will be effective. अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या था बेटा, आपका नाम क्या? अमर ने कि मैम इस अमन asked a question that मैम इसमें नोटिस वाले में तो पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा डिसोल्यूशन पॉसिबल तो नहीं है, कोई भी पर्सन भी पार्टनरशिप को सिर्फ खत्म कर सकता है. यस, द आंसर इज यस. इन दिस केस यहाँ पर अगर कोई भी पार्टनर नोटिस देता है और वो चाहता है कि मैं फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहेगा वो, लेकिन बाकी पार्टनर्स कहेंगे ठीक है हम फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा बाय गिविंग द नोटिस, और उसमें एक डेट मेंशन होगा. डेट विल बी मेंशन इन दैट नोटिस, इस डेट को हम डिसॉल्व करेंगे. बट इन केस इफ द अदर पार्टनर्स आर नॉट एग्रीड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म के डिसोल्यूशन के लिए अगर लोग नहीं मानेंगे, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप सिर्फ डिसॉल्व होगा. क्या डिसॉल्व होगा? पार्टनरशिप, नॉट फॉर्म. But in the case of a notice given by a particular partner and everyone's consent is there to dissolving the firm, then in that case there is dissolution of partnership firm. Clear हो गया? दोनों पॉइंट, नोटिस और एग्रीमेंट, दोनों मोड्स क्लियर हो गए सबको बेटा? एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट वन इज कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन. यानी कोई कंडीशन के थ्रू जब डिसोल्यूशन होता है तब. अब यहाँ पर तो कहा जाए नोटिस वाला और सिचुएशन और एग्रीमेंट वाली सिचुएशन में द पीपल आर टेकिंग डिसीजन, मतलब अपने से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके फॉर्म को इफेक्ट करता है एंड दैट केस में जब डिसोल्यूशन करना पड़ता है, तो वो कौन कौन से कंडीशन है वो हम इसमें देखेंगे. ठीक है, अब पहला जो कंडीशन है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इफ इट फॉर द फिक्स पीरियड, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाला सिचुएशन है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म में ऑलरेडी जो आपने डीड बनवाया है वो एक टेम्पररी पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, यानी कि मान लो कि 2 इयर्स के लिए आपने फॉर्म जो है उसको पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट किया. तो ऐसे केस में तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म 2 साल के बाद उस डेट को डिसॉल्व कर जाएगा. क्लियर हो गया? ये पहला कंडीशन. सेकंड है ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म वेंचर. वही सेम सिचुएशन कि आपका जो जिस काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब भी आप फॉर्म को बंद कर सकते हो. मान लीजिए ये पॉसिबल पार्टनरशिप एट विल में भी हो सकता है कि आपने प्रोजेक्ट के लिए टेम्पररी है आपका, बट यू डिडंट मेंशन द डेट, आपने डेट ही मेंशन नहीं किया है, तो वो पार्टनरशिप एट विल होगा. बट आपको जब लगेगा कि आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया, यू कैन क्लोज द फॉर्म. ठीक है, तो पहला कंडीशन फिक्स टेन्योर अगर है तो जो ऑलरेडी मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में, तब उस केस में आपका पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा. सेकंड है ऑन द कंप्लीशन ऑफ फॉर्म्स वेंचर, जो काम के लिए भी या फिर आपने मतलब कोई भी काम के लिए अगर आप दूसरे किसी कंपनी के साथ जुड़े हो, पार्टनरशिप मतलब दूसरे वेंचर के साथ भी अगर आप एड ऑन मतलब खुद को आपने क्या किया, मतलब ज्वाइंट वेंचर की तरह काम कर रहे हो, उसका भी कोई पीरियड अगर है तो वो भी उस केस में भी आप क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो जाएगा. तो ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में भी, अब यहाँ पर भी 2 सिचुएशन है. जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उस पे वो फॉर्म कितना डिपेंडेंट था. अगर कोई मैनेजिंग या एक्टिव पार्टनर की डेथ होती है तो इन दैट केस पूरा फॉर्म क्या होता है, इफेक्ट होता है, और मे बी इन दैट केस
पूरा का पूरा फॉर्म ही डिसॉल्व हो जाए इन द केस ऑफ द एक्टिव पार्टनर्स, या फिर जिसकी डिपेंडेंसी फॉर्म पे ज्यादा थी, मतलब उस पार्टनर पे डिपेंडेंसी फॉर्म की बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे केस में द फॉर्म कैन बी डिसॉल्व, पॉसिबिलिटी इज देयर। बट यहाँ पर एक और केस है कि डेथ ऑफ द पार्टनर में ये भी सिचुएशन है कि सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो, ना कि पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर हो गई बात? लेकिन ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर कैन लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर हो गया पॉइंट? 3 पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज on the adjudication of the partners as insolvent, यानी कोई दिवालिया घोषित हो गया। अगर कोई भी पार्टनर दिवालिया घोषित का मतलब कि वो बेसिकली बैंकरप्ट हो गया, एक्सेसिव लोन हो गया, ही कैन नॉट एबल टू, मतलब वो चुका नहीं पा रहा लोन, या जो भी रीजन हो, अगर पर्सन दिवालिया घोषित हो गया पार्टनर, तो ऐसे केस में आपका पूरा पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। पर्सनल लाइबिलिटी, इफ देयर इज अ पर्सनल लाइबिलिटी, अगर पर्सनल लाइबिलिटी होती है तो हो सकता है पार्टनरशिप सिर्फ डिसॉल्व हो, बट अगर पूरे फॉर्म में अगर ऐसा होता है कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में पूरा फॉर्म ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ऑल दीज आर द कॉन्टिजेंट मतलब कंडीशंस या कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन कंडीशंस हैं ये सारे। ठीक है, अब इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा। मैं किसी एक का दिवाले निकलने के बजाय फॉर्म एग्जैक्टली, क्योंकि आप पूरा का पूरा फॉर्म जो है उसको मिलेगा इसका पॉइंट का, तो आई विल एक्सप्लेन इट या आई विल टेल यू, मतलब लिखवा दूंगी एक बार। नेक्स्ट वन इज आपके ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। यहाँ तो कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन था, जहां पर एक अग्रीमेंट, एक फिक्स डेट होगा, एक प्रोजेक्ट का एक टाइम मेंशन होगा, या किसी पार्टनर का अनसर्टेनिटी वाला कंडीशन और डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में कॉन्टिजेंट आपका डिसोल्यूशन होगा। बट व्हाट इज द केस ऑफ द कंपलसरी डिसोल्यूशन, मतलब जरूरत है कंपनी को बंद करने की, बिजनेस को बंद करने की, फॉर्म को डिसॉल्व करने की, तो दैट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है, कौन कौन से सिचुएशन होंगे? पहला, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो पूरा का पूरा फर्म को बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। If all the partners or a single partners become insolvent, in that case we have to close the business. So this is the case of the compulsory dissolution. The second one is when the business of the firm, ठीक है, business of the firm becomes unlawful due to the happening of an event. यानी मान लीजिए कि चारों पार्टनर ने मिलके क्या किया, ड्रग्स का काम कर दिया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज, दैट इज अ इलीगल थिंग। इलीगल है इन, मतलब वो कोर्ट की नजर में, गवर्नमेंट की नजर में दैट इज अ इलीगल इवेंट। अगर कोई भी बिजनेस अनलॉफुल यानी कि प्रॉपर्ली न्याय बोल सकते हैं ना, कि आपके कानून के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, कोई भी ऐसा इवेंट का पता लगता है, तो आपके फर्म या बिजनेस को क्या कर दिया जाएगा, शटर डाउन, बंद। हाँ, सील भी हो सकता है, बंद भी हो जाएगा, टेम्पररी या परमानेंट। So in the two condition, the dissolution is become compulsory, यानी जरूरत होगा डिसॉल्व करने का। पहला, in the case of insolvency of any partner, एक सिंगल पार्टनर भी इंसॉल्वेंट होता है या सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो फॉर्म बंद करना पड़ जाएगा ऑब्वियसली। अब आपके पास तो पैसा ही नहीं है लोन चुकाने के लिए, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हो, खत्म। पहला कंडीशन। हाँ, एक बैंकरप्ट होता है और बाहर दूसरा पार्टनर वो क्या कर रहा है, अगर एक बैंकरप्ट हो रहा है तो हाँ, अगर वो दे सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ज्यादातर क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस ही चला जाएगा, समझ रहे हो? बैंकरप्ट हो चुके हो आप, करोड़ों में आपका लोन है, और आप लोन कैसा चुकाओगे? अगर वो चुका दे तो ऐसा कंडीशन बहुत कम होता है, चुका ही नहीं पाता है। और अगर वो सारे मिलकर के, भाई एग्जैक्टली, अगर एक्सेसिव अमाउंट है, बैंक दिवालिया का मतलब क्या होता है, जब आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है पैसा पे कर, आप समझ रहे हो? इफ यू आर नॉट कैपेबल, इन शॉर्ट दैट इज द थिंग, जहां पर पार्टनर ने कह दिया कि आई कैन नॉट एबल टू रन द बिजनेस। हाँ, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट वाला जो है कि अगर कोई बिजनेस अनलॉफुल चल रहा है, यानी ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस नहीं चलना चाहिए, इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उस केस में तो आपसे गवर्नमेंट ही क्या, पूरा गवर्नमेंट कोर्ट सब आपके बिजनेस को बंद करवा देगा।
क्लियर हो गया? So these are the case of the compulsory dissolution when the force was from the outside that you have to close the business. या तो ये वाला जो पहला केस है इंसॉल्वेंट वाला में यहाँ बैंक बंद करवा देगी बिकॉज ऑफ बिडिंग, वो अपना पैसा तो निकलवाएगी ना, तो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? क्लोज, बंद। फॉर्म आपके लिए क्लोज है, मे बी वो किसी और को सेल हो जाए या वो एक अलग कंडीशन है, बट फॉर दैट टाइम योर फॉर्म विल बी डिसॉल्व। क्लियर हो गया सबको? हाउ वी नो दैट बिजनेस इज इलीगल? ठीक है, सो नाउ डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट, यानी जब कोर्ट के थ्रू आप डिसोल्यूशन करते हो देन व्हाट विल बी द कंडीशन, बट बिफोर दैट लेट मी चेक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन बाय, मतलब कोर्ट के थ्रू, यानी कि कोर्ट तो पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो कोर्ट के थ्रू जब डिसोल्यूशन होता है तो कौन कौन से केसेस में कोर्ट खुद से डिसॉल्व करता है? कोर्ट को बेसिकली हम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करता है इन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। व्हेन अ पार्टनर्स बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर जो पार्टनर्स है वो अनसाउंड माइंड इज समथिंग व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल कैपेबल टू रन द बिजनेस, यानी कि मानसिक तरीके से जब वो एक तरीके से बोल सकते हैं इंसेन हो जाना, पागल अगर हो जाते हैं पार्टनर्स, तो ऐसे केस में जब जान रहे हैं कि फर्म को कोई चला ही नहीं सकता है ना, if the person is not healthy by their mind, obviously they cannot able to run the firm, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब पार्टनर जो है वो इंसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जो कोर्ट है वो बिजनेस को, हाँ अगर कोई एक होगा तो ठीक है, वही वाला सिचुएशन है कि वो कौन हुआ है, सब अगर हो गया तो मान लो दो है, अब दो पर्सन है, उसमें से एक पर्सन उतना कैपेबल था ही नहीं, एक ही चला रहा था, बट वो अनसाउंड माइंड, तो कोर्ट तो बंद ही कर देगी फिर बिजनेस को। सेकेंड है जब कोई भी पार्टनर इनकैपेबल होगा अपने ड्यूटीज को निभाने के लिए, व्हेन द पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकैपेबल। इनकैपेबल में क्या सिचुएशन हो सकता है, यानी हैंडीकैप, कुछ भी हैंडीकैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी मेजर ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो कभी भी कोई काम कर ही नहीं पाएगा। सो इन दैट केस व्हेन अ पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, तो इन दैट केस the partnership can be dissolved as well as the partnership firm can be dissolved। समझ में आई बात? यहाँ पर दोनों कंडीशंस लग रहा है, अनसाउंड माइंड में पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है। सेकंड में पार्टनरशिप फर्म कैन बी पॉसिबल डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो सकता है। थर्ड में व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, सो जैसे मोरल टर्पिट्यूड हो गया, मिसयूज ऑफ मनी, यानी अगर कोई भी पार्टनर डिसऑनेस्टी करता है, धोखाधड़ी करता है, ठीक है, या भ्रष्टाचार करता है, कुछ भी करप्शन करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका फॉर्म जो है या तो पूरा का पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, मैंने क्या बताया था कि एक पार्टनर का जो इंसिडेंट है दैट इज आल्सो अफेक्टिंग द अदर पार्टनर एज वेल, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा फॉर्म ही खत्म हो जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट व्हेन अ पार्टनर्स विलफुली एंड persistently commits breach का मतलब होता है तोड़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच? तोड़ना ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर मान लो कि पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स है वो खुद से पार्टनरशिप एग्रीमेंट को खत्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं फॉर्म को, तो उस केस में भी हम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। यानी कि एक एग्रीमेंट के थ्रू हमने बंद कर दिया, डिसोल्यूशन हो गया, खत्म कर दिया फॉर्म को, नोटिस के थ्रू भी कर सकते हैं फॉर्म को या पार्टनरशिप को। कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन जहां पर कंडीशंस पहले से ही अप्लाइड होगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपका डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट था कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज। डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट का मतलब क्या होगा, जहां पर ये दो तीन कंडीशन, अनसाउंड हो जाना, इनकैपेबल हो जाना, थर्ड है कि कोई मिसकंडक्ट या डिसऑनेस्टी, या फिर पार्टनर्स खुद से चाहता है कि अब हम एग्रीमेंट को खत्म करते हैं, मतलब खुद से पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ देता है, ब्रीच करता है, खत्म कर देता है, तो दैट कैन बी आल्सो पॉसिबल, क्या पार्टनरशिप खत्म हो जाए, पार्टनरशिप या फिर फॉर्म डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जब कोई भी पार्टनर अनऑथराइज्ड वे में अपना सारा का सारा इंटरेस्ट और शेयर जो है किसी थर्ड पर्सन को दे दे, यानी कि अगर कोई पर्सन अनऑथराइज्डली ट्रांसफर करे, यानी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, अगर वो सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को
को दे दो, मान लो किसी क्रेडिटर को दे दिया, तो ऐसे केस में भी द पार्टनरशिप या तो डिसॉल्व हो जाएगा या पूरा का पूरा फॉर्म ही डिसॉल्व हो जाएगा. So dissolution through court, dissolution, compulsory dissolution, contingent dissolution, dissolution by notice and dissolution by agreement. सबको क्लियर हो गया है? अभी इन जो बाकी पॉइंट्स है डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट, उसमें मुझे कुछ पॉइंट्स लिखवाना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट करेंगे और बाकी के और भी पॉइंट्स में व्हाट्सएप कर दूंगी सब बच्चों को ग्रुप पर, ठीक है? और सेटलमेंट कैसे होता है अकाउंट का, एक बार डिसोल्यूशन हो गया तो अब सारे पार्टनर्स के अकाउंट को, थर्ड पार्टी के अकाउंट को कैसे हम क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे. सो वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक एज वेल, ठीक है? अगर एक आध दिन में क्लास हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, देन विल मूव टुवर्ड द रिवीजन क्लास एंड एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, वो करेंगे क्लास, ठीक है? तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. सब लोगों से नेक्स्ट